दोस्तों, टैली के इस अध्याय में लास्ट क्लास की तरह ही हम सीखेंगे अकाउंटिंग से संबंधित शब्दों की परिभाषा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। मैं हूं राहुल सागर और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आरएस डिस्कवरी सेंटर चैनल पर। फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय, लॉसेस, हानि, प्रॉफिट, लाभ, गेन्स, आमदनी, अकाउंट, खाता। दोस्तों, अब अच्छे से इनका मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर। ये 12 माह की अवधि होती है जिसका हम लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि ये अवधि 12 माह की होती है इसलिए एक वर्ष कहलाती है। हमारे भारत में ये अवधि यानी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, किसी वस्तु या संपत्ति के उपयोग से समय व्यतीत हो जाने पर मूल्यों में परिवर्तन से, नष्ट हो जाने या अन्य किसी कारण से जब संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है तो इस मूल्य में होने वाली कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने 2019 में 2 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी, पर अब 2024 में मार्केट के हिसाब से उसकी कीमत 1 लाख रुपए हो सकती है। ये एक प्रकार की डेप्रिसिएशन है। अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे समस्त व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली गई हैं परंतु उनके मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। जैसे कि वर्ष समाप्ति पर कर्मचारी की सैलरी बाकी है या मकान मालिक का किराया बाकी है, यानी देना है किंतु दिया नहीं गया है, तो वर्ष समाप्ति पर इसका प्रोविजन करना होगा। इस तरह के प्रावधान को अदत्त व्यय कहते हैं। लॉसेस, हानि, जब व्यय, खर्च, एक्सपेंसेस राजस्व रेवेन्यू से अधिक खर्च होते हैं तो व्यय का अधिक खर्च हानि कहलाता है, जो पूंजी में वृद्धि की बजाय कमी करता है। उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं। हमें 15,000 रुपये रेवेन्यू प्राप्त हुआ, लेकिन इस 15,000 रुपये को प्राप्त करने के लिए हमारा खर्चा 18,000 रुपये हुआ, यानी कि हमें 3,000 रुपये की हानि हुई। पूंजी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देख लेते हैं। 1,20,000 रुपये पूंजी हमारी थी, अब उसमें से 3,000 रुपये माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास 1,70,000 पूंजी बचेगी। प्रॉफिट, लाभ, जब राजस्व रेवेन्यू और व्यय एक्सपेंसेस से अधिक होता है तो राजस्व की अधिकता लाभ कहलाती है। ये एक प्रकार की मुद्रा प्राप्ति है जो व्यवसाय के फलस्वरूप प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें 2 लाख रुपए पूंजी प्राप्त हुई, लेकिन उस 2 लाख को प्राप्त करने के लिए हमारा 1,20,000 रुपये का खर्चा हुआ, जिसमें कि हमें 80,000 रुपये का लाभ हुआ। पूंजी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देख लेते हैं। पहले हमारी 1,50,000 रुपये पूंजी थी, लेकिन अब 80,000 रुपये इसमें प्लस कर दिया जाए तो हमारी पूंजी 2,30,000 रुपये पूंजी होगी। गेन्स, आमदनी, हमारे मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाले राजस्व को छोड़कर यदि कोई अन्य राजस्व प्राप्त होता है तो उसमें से मूल लागत को कम करने के बाद जो बचता है वह आमदनी कहलाती है। उदाहरण रूप में इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने किसी सामान को 12,000 रुपये में बेचा, लेकिन बही खाते में उसका मूल्य 10,000 रुपये था। नोट के रूप में अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लाभ में क्या होता है, राजस्व में से लागत प्लस व्यय को घटाया जाता है, लेकिन आमदनी राजस्व में से लागत घटाई जाती है। खाता, अकाउंट, जब किसी व्यक्ति विशेष वस्तु, सेवा या आय या व्यय इत्यादि से रिलेटेड समस्त लेन देन एक नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसे उसका खाता कहते हैं। किसी भी खाते के 2 पक्ष होते हैं, नाम पक्ष डेबिट साइड, जमा पक्ष क्रेडिट साइड। डेबिट साइड बाएं तरफ होता है और क्रेडिट साइड दाएं तरफ होता है। उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। हमने अनिल से 50,000 रुपये उधार लिए और टुकड़ों में उसे वापस चुका दिए। आप देखेंगे जिसमें कि टेबल के माध्यम से आपको समझाया गया है। क्रेडिट साइड में 50,000 रुपये प्राप्त हुआ 1/10/2023 को, लेकिन लेफ्ट साइड में हमने उसको वापस चुका दिया है। जैसे डेट 11/11/2023 को हमने 10,000 रुपये चुकाए, 30/11/2023 को 20,000 रुपये चुकाए, 5/12/2023 को हमने 10,000 रुपये चुकाए, 20/12/2023 को हमने 10,000 रुपये चुकाए। तो टोटल अमाउंट हमारा 50,000 होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट्स,
वास्तविक खाते रियल अकाउंट्स, नाम मात्र के खाते नॉमिनल अकाउंट्स। दोस्तों अब अच्छे से हम इनका मतलब समझ लेते हैं। अगर हम व्यक्तिगत खाते की बात करें, व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट्स व्यक्ति, संस्था या उनके प्रतिनिधि से रिलेटेड अकाउंट्स को व्यक्तिगत खाते बोलते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, प्राकृतिक या स्वाभाविक खाते नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। सृष्टि की रचना के माध्यम से मनुष्य बना है, ये प्रकृति प्रदत्त है। अतः सभी व्यक्तियों के नाम से संबंधित खाते जैसे मोहन, सोहन, अनिल, सुनील, व्यापार के स्वामी का पूंजी खाता इत्यादि खाते इसी श्रेणी में आएंगे। दूसरा, कृत्रिम खाते आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। कृत्रिम खातों में व्यवसाय से जुड़ी हुई निगम और संस्थाओं से रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं, जैसे बैंक, बीमा, व्यापारिक संस्था, सभी लेन देन और देनदार इत्यादि। तीसरा, प्रतिनिधित्व खाते रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। प्रतिनिधित्व खाते व्यक्ति या समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अदत्त आउटस्टैंडिंग वेतन का खाता, जो उस कर्मचारी के खाते का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी सैलरी ड्यू हो चुकी है, यानी देनी थी पर दी नहीं गई है, सिर्फ उसका प्रोविजन कर लिया गया है। वास्तविक खाते रियल अकाउंट ऐसे खाते जो अधिकार यानी राइट्स और संपत्ति यानी एसेट संबंधी होते हैं, वास्तविक खाते कहलाते हैं। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, मूर्त खाते टेंजिबल रियल अकाउंट्स। जिन संपत्तियों को छुआ जा सके उन्हें मूर्त संपत्ति कहते हैं, और इनके खातों को मूर्त खाते जैसे फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट ईटीसी। दूसरा, अमूर्त खाते इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। जिन संपत्तियों को छुआ ना जा सके उन्हें अमूर्त संपत्ति कहते हैं, और इनके खातों को अमूर्त खाते जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स ईटीसी। नाम मात्र के खाते नॉमिनल अकाउंट ऐसे खाते जो इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं, जैसे कि परचेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट ईटीसी। नोट, इस तरह के खातों की अवधि 1 साल रहती है। साल के अंत में इस तरह के सभी खातों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। टेबल के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब इन तीनों में कौन कौन से अकाउंट आते हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, खातों को लिखने के नियम। उससे पहले एक आवश्यक जानकारी आपको दे दें। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दोनों खाते कौन से हैं और किस प्रकार के हैं, और फिर नियमों के अनुसार, जिन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, किस खाते को डेबिट और किस खाते को क्रेडिट करना है, ये निर्णय करना होता है। अब चलिए दोस्तों, अब अच्छे से हम पर्सनल अकाउंट का नियम जान लेते हैं। पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। मान लीजिए हमने अनिल को 500 रुपए चुकाने हैं। अब यहाँ पर 2 खाते प्रभावित हुए, पहला अनिल का खाता और दूसरा कैश अकाउंट, जो कि रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। क्योंकि अनिल का खाता पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और अनिल कैश प्राप्त करता है, इसलिए नियमानुसार उसका खाता डेबिट होगा। अब हम बात कर लेते हैं रियल अकाउंट। वास्तविक खाते, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। राकेश से 2000 रुपए प्राप्त हुए, यानी कैश आया, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ डेबिट होगा। पर सौदे के दोनों पक्ष रियल अकाउंट वाले होते हैं तो आने वाली वस्तु या संपत्ति खाता डेबिट होगा और जाने वाली वस्तु या संपत्ति खाता क्रेडिट होगा। उदाहरण के रूप में इसको भी समझ लेते हैं। हमने 10,000 रुपए का फर्नीचर नकद खरीदा, यहाँ फर्नीचर आया और कैश गया, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तीसरा, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते, वे एवं हानियों को डेबिट करो तथा आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स।
उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। हमने 3000 रुपये नकदी वेतन चुकाया। यहाँ पर दो खाते प्रभावित हुए, एक तो सैलरी अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और दूसरा कैश अकाउंट जो रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। इसलिए दोनों खातों को ध्यान में रखा जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें।